आज का ये सॉल्यूशन देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 17 अगस्त शिफ्ट 2 का ये है। और इसमें जो पहला सवाल है उसमें हम लोग देखते हैं। जो पहला सवाल इसके अंदर है उसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ऐसा है कि जहाँ पे कि ए बी जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल का, और एंगल ए डी सी आपको 145 डिग्री है। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। इसका सबसे पहले फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी जो है वो आपको कोई एक डायमीटर है। यहाँ पे ए बी जो है वो आपका डायमीटर है, ये ए है ये बी है, यहाँ पे ये डायमीटर है। और ए बी सी डी जो है वो आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से मिलाते हैं, ये यहाँ से मिलाते हैं और इसे यहाँ से मिलाते हैं। ये आपको पॉइंट एक्चुअल में यहाँ मिला हुआ है। ये आपको ए बी और सी डी हो गया। और सवाल में कह रहा है कि एंगल ए डी सी, यानी कि ये वाला एंगल कह रहा है कि ये आपका 145 डिग्री का है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बी ए सी, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये वाला जो एंगल यहाँ पे है। अब आपको तो ये पता है कि यहाँ पे ए बी जो है वो आपको डायमीटर है, और डायमीटर से जब सर्कमफेरेंस पे यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे आमने और सामने वाले का एंगल का जो एडिशन होता है तो वो आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 145 में कितना जोड़ेंगे कि वो 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगा। ये 35 है, ये 90 है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 55 डिग्री। यही सवाल में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। इस सवाल में पूछ रहा है वॉल्यूम किसी स्फेरिकल शेल का, जिसका कि इनर और आउटर रेडियाई दिया गया है, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है, जो कि 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। ये पूरा आपका एक स्फेरिकल बॉल है, और इसकी थिकनेस जो यहाँ पे कुछ दी गई है, और ये आपका एक हॉलो पार्ट है। तो आपको बस इस वाले पार्ट का यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। ये पूरा आपको बॉल है, और इस पार्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है। और जहाँ पे कि आपको इनर रेडियाई 2 सेंटीमीटर और आउटर आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। और आप इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको सबसे पहले तो स्फेयर का वॉल्यूम पता होगा, जो कि हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे पाई हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले का यहाँ पे रेडियस लिख लेते हैं। और ठीक ऐसे ही आपको आगे चल के हो जाएगा -4/3 पाई आर क्यूब। और वहाँ पे आर क्यूब होगा छोटे वाले रेडियाई का, वहाँ पे रेडियस हम लोग लिखेंगे। तो वो आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं आर क्यूब माइनस आर क्यूब, जो कि यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे बड़ा वाला है, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 27। और यहाँ पे छोटा वाला आर क्यूब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 8। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे पाई को आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में आपको पाई दिया गया है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 4/3 इंटू 19 पाई, जो कि हो जाएगा 76/3 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ये आपको अलजेब्रा का एक सवाल है, जहाँ पे कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है। और आपसे सवाल में पूछ रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी। और वो जब निकाल लेंगे आप, तो फिर आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ से आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका x प्लस वाई का होल क्यूब है, और प्लस 3x माइनस वाई इस पूरे का होल क्यूब है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आपको a की वैल्यू जो है वो आपको x प्लस वाई है, और b की वैल्यू आपको 3x माइनस 3y है। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, जो कि हो जाता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको इसी फॉर्मूले पे इस सब को सेट करना होगा, जो भी आपने यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे रखी है। ये आपका a है और ये आपका b है। इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी आपको सबसे पहले लिखना है, जो कि हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y। अब आपको इस फॉर्मूले पे इस a मतलब x प्लस वाई और b को यहाँ पे पुट करना होगा, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इसे आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x माइनस 2y, और यहाँ पे ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 9x स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है। तो ये सब कुछ करके यहाँ पे 7x स्क्वायर आ चुका है। माइनस यहाँ पे कर लेंगे एक्स वाई वाले टर्म को, जो कि यहाँ पे 2xy है, 18xy है। और इसे जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16xy। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर
ये है 9y² और यहाँ पे है 3y² जो कि हो जाएगा 13y²। तो जब आप यहाँ पे मतलब इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको a, b, c सबकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने के बाद आ रही है 4, b की वैल्यू कंपेयर करने पे आ रही है 7 और c की वैल्यू आ रही है -16। अब यहाँ पे जब तीनों वैल्यू यहाँ पे आ चुका है तो आपको यहाँ पे इसे पुट कर देना है a माइनस b माइनस c में, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 7 प्लस 16 इज इक्वल टू 13। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ये सिंप्लीफिकेशन है, हो सकता है कि आपको ये जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका आंसर नहीं आ रहा हो, इसलिए मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 5 पचे 25 1 26/5। ठीक ऐसे ही आपका आगे भी हो जाएगा 7/2 माइनस 5/6 माइनस 18 प्लस 3 माइनस 8/30। ये लिखने के बाद फिर आपको अगला जो होगा वो हो जाएगा 26/5 डिवाइडेड बाय 7/2 माइनस, इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा 25 माइनस 13/30। क्योंकि यहाँ पे 6 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा और 6 पचे 30 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया। इसे सॉल्व करके यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया और फिर आगे इसे सॉल्व करने पे 26/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम 30 और यहाँ पे हो जाएगा ये 7 या यहाँ पे हो जाएगा ये 15 सते 105 माइनस 26 माइनस 13, यहाँ पे 12 हो गया। और इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे 26/5, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न है तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 30/105 माइनस 12 93 हो जाएगा। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 3 से ये कटेगा 10 बार में 3 से ये कटेगा 3 1 और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 दूनी 52/31। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है और आपसे x प्लस 2/x की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए या फिर आपको दिख रहा होगा कि जब आप इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे इस पूरे इक्वेशन में x टू द पावर 4 से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 433 प्लस 16/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x टू द पावर 4 प्लस 16/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 433 आ जाएगा। अब आप जब इस पूरे का रूट लेंगे तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं x² प्लस 4/x² इज इक्वल टू 433 और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 2ab को, जो कि इधर जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपको एक अंडर रूट डालना होगा। तो यहाँ से ये आ गया रूट अंडर 441, जिसकी वैल्यू आपको पता है 21 होता है। और एक बार और फिर इस इक्वेशन का यहाँ पे रूट लेना होगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2/x इज इक्वल टू 21 प्लस 4 और अंडर रूट, जो कि हो जाता है 25 और ये हो जाता है आपका 5। सवाल में यही पूछ रहा था x प्लस 2/x की वैल्यू, जो कि है आपका 5 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। इस सवाल में कह रहा है कि 5 पॉइंट है P, Q, R, S एंड T, जो कि लाई करता है इन दिस ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में रहता है ऑन ए सर्कल विद सेंटर O इफ कॉर्ड TS जो है वो पैरेलल है टू द डायमीटर ऑफ PR एंड RQT जो है वो आपको 58 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल RTS। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, इसे थोड़ा यहाँ बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक सर्कल है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो P और R जो है वो आपका डायमीटर है, PR जो है वो आपका डायमीटर है, और आगे फिर कह रहा है कि TS जो है वो पैरेलल है डायमीटर के, TS जो है वो आपका पैरेलल है डायमीटर के। और जो 5 पॉइंट दिया गया था उसका ऑर्डर है PQRST, तो PQ यहाँ पे बस नहीं है, R है, S है, T है, तो यहाँ पे कहीं इधर जो पॉइंट Q है वो होगा, जो कि हम लोग कहीं भी यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे पॉइंट Q है और यहाँ पे ये पॉइंट जो है O है, जो कि सेंटर है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया है, ये सेंटर से होके निकल जाएगा, जो कि आपको आगे चल के कन्फ्यूजन दे सकता है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को मिला ही लेता हूँ ताकि ये फिगर जो है वो गलत नहीं बन जाए। ये आपको O सेंटर है और यहाँ पे ये Q कोई पॉइंट है। अब सवाल में दिया जो गया है वो आपको दिया गया है कि RQT की वैल्यू, यानी कि R Q किधर है, Q यहाँ पे है, और T की वैल्यू जो है वो आपको सवाल के अंदर 58 डिग्री दी गई है। ये आप यहाँ से मिला दीजिए, ये आपको RQT की वैल्यू जो है वो आपको 58 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल फाइंड आउट करना है वो आपको एंगल RTS है, तो इसे यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। ये आपको एंगल RTS हो गया, ये एंगल हमें निकालना है। अब अगर आप यहाँ पे P से पॉइंट T को यहाँ पे मिला देते हैं, अगर P से पॉइंट T यहाँ पे मिल चुका है तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये दिखेगी कि एक कॉर्ड जो यहाँ पे TR जो कॉर्ड है
उसी से आपको एक एंगल जो सर्कमफेरेंस पे है वो 58 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे जब आपसे ये निकालने के लिए बस सवाल में पूछा जाता तो भी आप ये जानते हैं कि एक ही कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल जो बनता है वो हर जगह सेम होता है। अगर यहाँ 58 डिग्री है तो ये भी आपका 58 डिग्री हो जाएगा। अब सवाल में यहाँ पे आपको दिया गया था कि टीएस जो है वो पैरेलल है डायमीटर पीआर से, ये जो है वो आपको पैरेलल है डायमीटर पीआर से और आपको ये एंगल निकालना है। तो आप यहाँ से एक चीज़ सोच सकते हैं कि अगर आपके पास इस एंगल की वैल्यू आ गई है तो आपको वही एंगल, सेम एंगल यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा। ये एंगल निकालना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे पी आर जो है वो डायमीटर है और यहाँ पे जो एंगल पी टी आर है वो आपको सर्कमफेरेंस पे है और यहाँ पे डायमीटर पी आर है। तो ये भी आपको पता होगा कि ये जो एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री का होगा। एक एंगल 90 हो चुका है, एक 58 हो चुका है, तो बचा हुआ एंगल जो होगा वो आपको 32 डिग्री का होगा। और जब ये 32 डिग्री है तो आपको ये एंगल भी यहाँ पे 32 डिग्री आ जाएगा। और यही आपसे सवाल में पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ये यहाँ पे डीआई का एक सवाल है जहाँ पे कि टेबल दिया गया है। यहाँ पे एक प्रोडक्शन है, एक सेल है और यहाँ पे 5 साल दिया गया। सवाल में पूछ रहा है कि किस साल में सेल जो है वो इंक्रीज किया है 25% से ज़्यादा अगर कंपेयर कर ले पिछले साल से। तो मतलब कि जो भी अगला साल होगा वो आपको पिछले साल से, मतलब अगर पिछला साल 100 है, अगर 2020 में प्रोडक्शन 100 है तो 2021 का प्रोडक्शन आपको 125 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वही आपसे यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ज़्यादा है, ये आंसर हो सकता है 16 वाला। फिर यहाँ पे 1100 1290 से कम है तो ये तो नहीं होगा। 1100 से 1450 यहाँ पे ज़्यादा है तो ये हो सकता है, लेकिन 1390 1450 से कम है तो ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, 1290 और 1450। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपको यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 16 और 18 वाला। फिर भी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1000 का 125% हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाता है 1250, लेकिन 2016 में ये 1250 से ज़्यादा इसकी वैल्यू है तो ये तो होगा ही। वहीं पे अगर 2018 के अंदर चेक करें तो 1100 का अगर हम लोग 30% निकालते हैं तो वो हो जाता है 1430। और जब 30% ही यहाँ पे 1430 है तो 1450 तो 30% से भी ज़्यादा है, तो ये भी आंसर, मतलब ये भी 2018 वाला साल भी 25% से ज़्यादा का यहाँ पे सेल हुआ है। तो आपको 2016 और 2018 दोनों ही आंसर होगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है जहाँ पे कि लिखा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको 1400 हैं। इसमें टोटल बच्चे जो हैं वो आपको 1400 हैं और यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ का बस यहाँ पे है, मतलब लड़कियाँ इसके अंदर नहीं हैं। और सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीएससी मैथ्स। और बीएससी मैथ्स में नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर 40% है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ पे हो जाएंगे 60%। टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन बीएससी सी साइंस, यहाँ पे आपको 80% की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और इसका ही आपको यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है। चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपको 1400 बच्चे थे टोटल और यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ पे निकालना होगा। टोटल यहाँ पे 1400 है। 1400 में आपको बीएससी मैथ्स के अंदर देखेंगे तो वो आपका 20% है, 1400 का 20/100। और इसमें जो है आपको 60% लड़कियां हैं तो आपको 60/100 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है बीएससी सी साइंस में तो यहाँ पे आपको 1400 का यहाँ पे 25% है, यानी कि 25/100 इंटू आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे 80% है तो 80/100 हो जाएगा। ये 100 ये 100 100 कट गया, 1400 से 1400 कट गया। 20 इंटू 60/25 इंटू 80 यहाँ पे है। इसे यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 0 0 यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे आपको 2 4 जा 8 यानी कि यहाँ पे ये 40 हो गया। 4 से ये 10 बार में गया और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 2 बचे 10 यानी कि 3/5 या 3:5 इसका आंसर होगा, जो कि आपको नीचे ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ये आपको फिर से अलजेब्रा का सवाल जहाँ पे कि पूछा जा रहा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है। जब आप इस इक्वेशन में x से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन में तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x - √11 + 1/x = 0, जो कि आप लिख सकते हैं x + 1/x = √11। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x + 1/x की वैल्यू n है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू जो होती है वो आपको n³ - 3n हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वही करना है। यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू √11 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी √11 का होल क्यूब यानी कि 11 √11 - 3 √11 =
यहाँ पे हो जाएगा 8√11 जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ये आपको सवाल पाइप एंड सिस्टर्न का है। यहाँ पे कह रहा है कि दो जो पाइप है वो टंकी को भरते हैं 12 घंटे और 18 घंटे में रिस्पेक्टिवली, और ऐसा देखा जाता है कि द लीकेज पॉइंट ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 36 आवर्स इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपनड एट द सेम टाइम टू फिल द empty tank and the leakage point was repaired after 1 hour, then in how much time the empty tank will be completely filled। तो यहाँ पे आपसे दो टैप है जो कि भरते हैं, एक टैप है जिससे पानी निकलता है, और यहाँ पे कह रहा है कि जब यहाँ पे टंकी पूरी खाली रहती है तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए तीनों ही नल यानी कि भरने वाला और खाली करने वाला खुला रहता है, लेकिन 1 घंटे बाद आपको जो खाली करने वाला जो टैप था वो यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है पूरे टंकी को भरने में? तो यहाँ पे जो भरने वाला है वो आपको 12 है, 18 है, और जो निकालने वाला है वो आपको 36 है। जब इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो आपको हो जाएगा 36 ही, क्योंकि 12, 18, 36 का एलसीएम 36 होता है। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। तो यहाँ पे जो भरने वाली टंकी है वो आपको 3 है, 2 है, लेकिन खाली यहाँ पे 1 कर रहा है। तो अगर पहले घंटे की बात कर लें, फर्स्ट आवर की बात कर लें, तो यहाँ पे तीनों ही टैप जो है वो आपको खुले हुए हैं। तो यहाँ पे काम कितना हो रहा है? 3 + 2 4, 3 + 2 5 और -1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे 4 काम हो चुका है, टोटल वर्क आपको 36 है, तो बचा हुआ काम कितना है? वो आपको 32 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 को भरने में 5 के हिसाब से कितना समय लगेगा? तो वो आपको हो जाएगा 32/5 जो कि हो जाता है 6/2/5, जिसे आप लिख सकते हैं 6 + 2/5। तो समय जो आपको लगा है वो आपको 1 घंटा पहले का, फिर आपको लग रहा है 6/2/5 यानी कि +2/5। यहाँ पे 2/5 को आप यहाँ पे मिनट में चेंज कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे इंटू 60 करना होगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7 प्लस 5 से ये कटेगा 12 बार में, और 12 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 24। इसका मतलब है कि टोटल जो समय लगा है वो आपको 7 घंटे 24 मिनट लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो बोरो करता है कुछ पैसे बी से, जो कि है यहाँ पे 1,60,000 10% पर एनएम के दर से और एसआई पर। एट द सेम टाइम ये क्या करता है? बी से पैसे लेके सी को दे देता है सीआई पे, और जो सीआई पे देता है वो आपको यहाँ पे एनुअली नहीं है, वो आपको यहाँ पे सेमी एनुअली है 2 साल के लिए। तो पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट अर्नड बाय ए इन द होल ट्रांजैक्शन। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है ए का बी से लेना और फिर सी को यहाँ पे सूद पे लगा देना, तो यहाँ पे ए को कितना फ़ायदा हुआ है यही यहाँ पे पूछ रहा है। जब यहाँ पे एसआई की बात कर ले, जो यहाँ पे ये बी से लिया था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,60,000 का 20%। 20% क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% है 2 साल के लिए, तो इसका 20% जब निकालेंगे तो वो हो जाता है 32,000। ये तो बात हो गई एसआई की। अब जब ए जो है सी को देता है सूद पे, तो वो यहाँ पे 2 साल के लिए देता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको सेमी एनुअली लग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 साइकिल हो जाएगा, या फिर 4 ईयर आप बोल लीजिए। 4 साइकिल है, और जो 10% का रेट था वो अब आपको यहाँ पे 5% का हो जाएगा। तो जब सी आई यहाँ पे आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे हर साल के लिए एक एक करके निकाल सकते हैं, जो कि आपके टाइम को ज़्यादा लेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वाला अप्रोच, यानी कि 5% की बात कर ले, तो वो आपको हो जाता है 1/20, यानी कि अगर प्रिंसिपल 20 है तो अगले साल वो चीज़ आपको अमाउंट जो है वो आपको 21 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 साइकिल है तो इस पे पावर 4 कर देंगे, तो ये आपका P हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, और जो भी लास्ट में आएगा अमाउंट माइनस P कर देंगे, वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 20⁴ आपको निकालने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 1,60,000। ये P है, और सवाल के अंदर भी आपको P यही दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। और 21 का जब आप पावर 4 निकालेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 गुना 441, और इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये मुश्किल होगा आपके लिए। 441, और यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो गया, और 4 से जब 441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाता है 1764, और एक बार और 4 ही है, तो यहाँ पे आपको फिर से यही चीज़ रिपीट कर देनी है। इसे जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,84491। तो ये आपकी वैल्यू आ गई अमाउंट की 194481। और अगर यहाँ पे सी आई की बात कर ले तो ये आपको माइनस करना होगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 34481। एस आई यहाँ पे 32,000 था, और सी आई यहाँ पे जो इसकी कमाई हुई है वो आपको 34,481 की हुई है। तो टोटल जो इसको जो फ़ायदा हुआ है वो यहाँ पे हो जाएगा आपको 34,481 में से 32,000 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 2,481, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। इस सवाल में एक पाई चार्ट दिया गया और पूछ रहा है कि द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज व्हाट % ऑफ द सेविंग्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको टोटल 43,200 है। इसका कोई काम तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आपको सारा कुछ जो है वो आपको डिग्री में दिया गया है।
और आपको यहाँ पे पूछ रहा है बस परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 105 लिख देना है। 105 बाय सेविंग्स और मिसलेनियस पूछ रहा है, तो सेविंग्स यहाँ पे हो गया ये वाला 80 और मिसलेनियस यहाँ पे 45 हो गया। दोनों ऐड करके 80 और 45 हो जाता है 125। इसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 25, 25, 125, 25 से ये 4 बार में जाएगा और 5 से ये 21 बार में, जो कि हो जाता है 84%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में आपको साइन ए की वैल्यू 1/2 दी गई है और आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल। साइन की वैल्यू 1/2 तब होती है जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यानी कि ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पूरे सवाल में पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा tan 30 हो जाता है 1/√3 माइनस कॉट 30 डिग्री √3/√3 इंटू 1 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2/9। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ये आपको ट्रेन वाला सवाल है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है जो कि चलता है 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और किसी पोल को क्रॉस करता है 12 सेकंड में, और यहाँ पे इन सेकंड्स पूछ रहा है, तो बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से 72 को चेंज कर ले मीटर पर सेकंड में। 72 गुना 5/18 हो जाता है 18 चौके 72, जो कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हम लोग को यहाँ से ट्रेन का लेंथ निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कितना समय लेता है किसी एक ब्रिज को क्रॉस करने में जिसकी लंबाई आपको 360 मीटर है। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन की बात कर ले तो वो आपका हो जाएगा स्पीड आपने 20 निकाला इंटू टाइम यानी कि 12 सेकेंड, जो कि हो जाता है 240 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है। अब पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसे पूरा ब्रिज क्रॉस करने में, तो हो जाएगा 360 ब्रिज की लंबाई है, 240 ट्रेन की लंबाई है, बाय यहाँ पे 20 कर देंगे जो कि यहाँ पे स्पीड है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 600/20, जो कि हो जाएगा 30। यही आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में दिया गया है कि कोई एक ट्रायंगल ABC है, AD जो है वो आपको बाइसेक्टर है एंगल A का। अगर कोई एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, और कह रहा है कि AD जो है वो आपको एंगल A का बाइसेक्टर है। ये आपको यहाँ पे D है, ये आपको एंगल A का बाइसेक्टर है। और आगे कह रहा है कि AC की वैल्यू, यहाँ पे AC की वैल्यू 21 है, BC यानी कि इस पूरे की लंबाई आपको 11 दी गई है, और सवाल में कह रहा है कि एंड द लेंथ ऑफ BD यानी कि इसकी लंबाई जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर कम है DC से। अगर DC आपको x है तो ये आपका हो जाता है x-3, और यहाँ पे टोटल 11 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7 और x-3 आपका हो जाएगा 4। अब क्योंकि यहाँ पे AD जो है वो आपको बाइसेक्टर था एंगल A का, और आपको ये पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल है और ये बाइसेक्टर है, अगर ये आपको A है ये B है, तो आपको इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का रेशियो जो होगा वो भी आपको A और B में होता है। अगर आपको BD और DC का रेशियो यहाँ पे 4 और 7 का है, तो आपको ऊपर में AC और AB का रेशियो भी उसी में होगा। यानी कि यहाँ पे अगर ये 7 तिया 21 है, तो यहाँ पे भी आपको 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि A और B की वैल्यू यानी कि AB की वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ जाएगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। सवाल में कह रहा है कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ रूरल है, ये अर्बन है, स्टूडेंट का जो रेशियो है वो आपको 4:7 है, और किसी परीक्षा में किसी एग्जामिनेशन में एवरेज परसेंटेज मार्क्स जो है रूरल का और अर्बन विद्यार्थियों का वो आपको 65, ये 65 है और ये 63 है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑल क्लास, और हाँ ये आपको निकालना है, ये बीच में जो होगा वो आपको निकालना है। इसका रेशियो इधर दिया गया है 4 और ये दिया गया है 7। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे है 2, और 2 को आपको 4 और 7 के रेशियो में तोड़ना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 2 को अगर आप 4 और 7 के रेशियो में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/11, ये हो जाएगा आपका 28/11। और जब आपको बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 63 + 8/11। अब आप सोच रहे होंगे इसे पूरा सॉल्व करना है, तो आप एक बार ऑप्शन की तरफ देख लीजिए। यहाँ पे आपको 63 तो होगा ही, प्लस आपको यहाँ पे 8/11 है, और इतना तो आपको पता होगा कि 8/11 जो है कभी भी आपको 1 पॉइंट समथिंग तक भी नहीं होगा, ये आपको 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे ये देगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जहाँ पे आपको 63 पॉइंट समथिंग 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 हो वही आपका आंसर होगा, जो कि बस आपको एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। MP आपको यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये आपको लॉस है, ये आपको डिस्काउंट है, और आपको CP पूछ रहा है। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, और आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर MP/CP है और इसका रेशियो हम लोग लिख लेते हैं इधर से 100
प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ये आप हर समय याद रखिए क्योंकि इस पे सवाल बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। इस पे एमपी की वैल्यू सवाल के अंदर 2720 है, सीपी निकालना है। और अगर यहाँ पे लॉस की बात कर ले तो वो आपको 15% का लॉस है, जो कि 100 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85, और डिस्काउंट आपको यहाँ पे 25% है, तो 100 माइनस 25 हो जाता है 75। सीपी यहाँ पे निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2720 गुना 75 बटे 85। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 15 और ये हो जाएगा 17, और 17 से ये डिवाइड हो जाएगा 160, तो 15 गुना 160 यहाँ पे हो जाएगा 2400, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 3। तो यहाँ पे आप अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो वो होता है रूट अंडर ए बी, यानी कि 1.8 इंटू 3.2। वहीं पे अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो वो हो जाता है c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 9/5, जो कि हो जाता है 1.8 के, और 1.8 इंटू 3.2 हो जाता है, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 2 गुना 9 गुना 2 गुना 16, और यहाँ पे डेसिमल हटा है तो नीचे आपको 100 हो जाएगा, जिसे कि आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 4 बाय 10, रूट हटाने पे तो ये आपका हो जाता है 2.4। ये 2.4 है, ये 1.8 है। इसी का डिफरेंस आपके सवाल में पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 0.6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इस सवाल में आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन ऑल द 5 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे 5 आपको जिला दिया गया है और आपको बस यहाँ पे एवरेज निकाल देना है, मतलब कि इन सबको यहाँ पे ऐड करना होगा। 2375, 2651, 1520, 1025, 1085 और 859 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0948, और इसका आपको यहाँ पे एवरेज निकाल देना है, मतलब कि यहाँ पे आपको बाय 5 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 1698, जो कि आपको यहाँ पे सवाल में दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल में कह रहा है कि राजन जो है वो आपको 10% अपने सैलरी का खर्च करता है रेंट पे, 20% कहीं और खर्च करता है, 40% फिर कहीं और खर्च करता है, 80% फिर कहीं खर्च करता है, और डिपॉजिट करता है लास्ट में 5000 और 1480। इसका मतलब कि लास्ट में जो बचेगा वो आपको 5000 प्लस 1480 बचेगा, जो कि हो जाता है आपको 6480। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर यहाँ पे कोई भी आदमी हो, अगर वो 10 रुपया कमाता है और इसका 10% कहीं पे खर्च कर देता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो बचेगा वो आपको बचेगा 9 रुपया, क्योंकि इसने 10% कहीं पे खर्च कर दिया था। 10 का 10% हो जाता है 1, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10% मतलब हो जाता है 1/10, जिसमें कि यहाँ पे 1 जो है वो जो खर्च हुआ है वो है, और जब आपको सेविंग निकालना होता है तो आप इसमें से माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 1 करके यहाँ पे 9 लिख देते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना यहाँ पे सेविंग हुआ है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पे 9/10 जो है इसकी सेविंग है, और खर्च जो है वो आपको 1/10 है, और जो टोटल इनकम है वो आपको 10 है। ये बताने का मतलब ये था, मेरा ये बताने का पर्पस ये था कि आप यहाँ पे सीधा सीधा सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो कैसे? अगर यहाँ पे पूछा जाए, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूँ कि यहाँ पे जो स्पेंड था वो आपको 10% था, तो यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी हुई होगी? 10% का मतलब 1/10 है, तो सेविंग इसकी यहाँ पे हुई होगी 9/10। फिर यहाँ पे इसका खर्चा ही दिया गया है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 1/5 20% का मतलब है, तो आपसे अगर मैं ये पूछूँ कि यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी हुई है, तो वो आपका हो जाएगा 4/5। ठीक ऐसे ही यहाँ पे 40% है, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं आपसे इसकी सेविंग पूछूं तो ये हो जाता है 3/5। ठीक ऐसे ही यहाँ पे 80% का हो जाएगा 1/5। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 बचे 10, जो कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 54/25 गुना 25 हो जाता है 625। तो यहाँ पे 54 जो है वो आपको सेविंग आई है आपके अकॉर्डिंग, और 625 जो है वो आपको टोटल इनकम है। सवाल में इसी 54 की वैल्यू आपको 6480 दी गई है और 625 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 625 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाता है 6480 गुना 625/54। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 18 से, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 360। फिर 3 से इसे डिवाइड करने पे हो जाएगा 120। 625 गुना 120 यहाँ पे हो जाएगा 75,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस ट्रिगो के सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया है √3 cos 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि आप इसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा जब इस तरफ जाएगा
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos बाय साइन माइनस 1 इज इक्वल टू √3, और इसे आगे सॉल्व करने पे हो जाएगा cos बाय साइन इज इक्वल टू √3 + 1, और cos बाय साइन को आप यहाँ से cot थीटा भी बोल सकते हैं, मतलब cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई √3 + 1, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्योंकि यहाँ पे सवाल में आपसे tan थीटा माइनस cot थीटा ही पूछ रहा है। tan थीटा यहाँ से आ गया 1/√3 + 1। अब आपको इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ये आप लिखेंगे tan थीटा मतलब 1/√3 + 1 माइनस √3 + 1। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 1 - 3 + 1 + 2 √3 बाय √3 + 1, जो कि हो जाता है इक्वल 1 - 4 - 2 √3 बाय √3 + 1, जो कि हो जाएगा यहाँ पे -3 + 2 √3 बाय √3 + 1, यहाँ पे जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है आपको सवाल के अंदर, ट्रायंगल ABC, और AD जो है वो आपको परपेंडिकुलर है BC पे। अब यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, AD जो है वो आपको परपेंडिकुलर है, ये आपको AD है, ये आपको परपेंडिकुलर है BC पे, और कह रहा है कि AE जो है वो आपको बाइसेक्टर है एंगल A का। अगर ये AE है तो ये आपको बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर है। अगर एंगल B की वैल्यू यहाँ पे 62 डिग्री है और एंगल C की वैल्यू यहाँ पे 36 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि एंगल DAE की वैल्यू क्या होगी। मतलब सवाल में आपसे इस एंगल को पूछा जा रहा है कि ये एंगल आप बताइए। इस एंगल का डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर एंगल DAE की बात कर ले तो इसका फार्मूला होता है 1/2 मॉड एंगल B माइनस एंगल C। ये हो जाता है 1/2, एंगल B की वैल्यू क्या थी 62 और एंगल C की वैल्यू है 36। 62 में से 36 जाएगा तो बच जाएगा 26, और जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 13 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ये फिर से ट्रिगो का एक सवाल जहाँ पे कि थीटा की वैल्यू कह रहा है कि वो 0 से 90 के बीच में कहीं पे भी लाई करता है, और यहाँ पे आपको 1/cos थीटा प्लस 1/tan माइनस sec थीटा दिया गया है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 1/cos हो गया प्लस 1/tan को अगर आप लिखेंगे साइन कॉस के टर्म में तो वो हो जाता है साइन बाय कॉस, और sec थीटा हो जाता है 1/cos। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 1/cos प्लस cos बाय साइन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा cos इंटू साइन माइनस 1, और इसे आप ऊपर लिख सकते हैं साइन माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ पे cos स्क्वायर जो है उसे आप चेंज कर लीजिए साइन स्क्वायर में, जो कि हो जाएगा साइन माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय cos इंटू साइन माइनस 1। यहाँ से आप ऊपर में से ये तो कट गया +1 -1, और यहाँ पे साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसमें से आप साइन को कॉमन ले सकते हैं, जो कि हो जाएगा साइन कॉमन लेने पे 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस इंटू साइन माइनस 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और साइन माइनस 1 थीटा आपस में कट जाएगा, लेकिन आपको आगे एक माइनस ये दे देगा, और यहाँ बच जाता है साइन बाय कॉस, जो कि हो जाता है tan थीटा, और ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कोई एक दुकानदार है जो कि 20 किलो चीनी खरीदता है 45 रुपये में, मतलब कि 20 किलो चीनी खरीदता है 45 रुपये में, फिर कह रहा है कि 50 किलो चीनी खरीदता है 35 रुपये में, 50 किलो चीनी खरीदता है 50 किलो चीनी खरीदता है 25 रुपये में, और फिर कह रहा है कि 35 किलो चीनी खरीदता है 40 रुपये में, 35 गुना 40 हो गया, और फिर जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है वो आपको आता है 450 रुपये का, तो प्लस 450 भी यहाँ पे हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि ये सारे शुगर को मिक्स कर देता है और इसे बेचता है 52.50 पर केजी में, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा इंटायर ट्रांजेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे सीपी की बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा 20 गुना 45 हो जाएगा 900 प्लस 1250 प्लस 1400 प्लस 450, इन सबको ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4000, जो कि यहाँ पे सीपी है। अगर यहीं पे एसपी की बात कर ले तो एसपी हो जाएगा 52.50, और इंटू करना पड़ेगा आपको 20 केजी, 25 केजी और 35 केजी, इन सबको ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 80 केजी, जो कि बराबर हो जाता है यहाँ पे 4200 के। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 4200 माइनस 4000 यानी कि 200 बाय सीपी यानी कि 4000 इंटू 100 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 4 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि 5%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। सवाल में कह रहा है कि आपको एक संख्या है 42A4 8B, जहाँ पे कि A जो है वो बड़ा है B से, और पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताने के लिए A की, और ये पूरी संख्या जो है वो डिविजिबल है 11 से। तो आपको एक बात की जानकारी होगी कि आपको जब भी 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं तो आपको ये और ये
और नीचे में आपको 4a और 8 यानी कि जो भी अल्टरनेट नंबर्स हैं उसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आपको 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 8 4 12 प्लस ए, 12 प्लस ए ये 1 हो गया, और माइनस 6 प्लस बी यानी कि 2 4 और बी को ऐड करने पे जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होगा या फिर वो 11 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे आ गया 6 प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे कह रहा है कि a जो है वो आपको बड़ा होगा b से और a की स्मॉलेस्ट वैल्यू भी बतानी है। तो a जब b से बड़ा होगा तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहाँ पे जब आप b को 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि वो 11 का मल्टीपल हो, तो वो बस आपको एक ही संख्या होगी जो कि हो जाता है 5। इस पूरे संख्या में a की वैल्यू 5 से कम नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू हम लोगों ने 0 ली है और 0 से कम आपको फिर नेगेटिव हो जाता है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलते हैं आगे अपने सवाल में और देखते हैं। अच्छा, ये सारे सवाल हो चुके हैं, 25 के 25 सवाल, और ये आपका सेट था 17 अगस्त 2021 का, और शिफ्ट 2 का ये सवाल था। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम निकालो को, ताकि आप तक इस तरह के वीडियोस पहुंचते रहें। इस चैनल पे बस मैथ्स ही नहीं, इंग्लिश और जीके जीएस सबको कवर किया जाता है, और होगा तो जो भी रीजनिंग के मेन टॉपिक्स हैं जहाँ पे कि आपको प्रॉब्लम होती है उसके भी क्लासेस आपके ले लिए जाएंगे।